हे श्रेयांग वांग फैमिली, वेलकम बैक गाइड्स। प्लीज़ स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लेट्स स्टार्ट। विंग, वेनिंग और हुसैन के टीजिंग से बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो चुका था। वही वांगजी तो सीधा टेबल छोड़कर रूम में भाग चुका था। जैसे ही विंग वांगजी को भागते हुए देखता है, विंग बस वांगजी की तरफ ही देख रहा था। वांगजी अपने रूम में जा चुका था, पर विंग की नजरें अभी तक उसी साइड में थी जहां वांगजी भाग के गया था। ये बात हर कोई नोटिस कर रहा था। हुसैन विंग को फिर से टीज करते हुए कहता है, विंग वो जा चुके हैं। ये सुनते ही विंग फिर से अपनी रियलिटी में आया था और वो हुसैन की तरफ देख रहा था। पर फिलहाल वो हुसैन को कोई भी रिप्लाई तो दे नहीं सकता था, क्योंकि वो खुद ही हद से ज़्यादा ब्लश था, या यूँ कहा जाए एम्बेरस था अपनी ही हरकतों पर। तो वो बात को चेंज करने के लिए नी मिंजू की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे रूम में जाना है। नी मिंजू नोट करते हैं और वो विंग की उठने में हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली विंग के पैरों में अभी भी चोट थी, इसीलिए वो चल नहीं पा रहा था। तो नी मिंजू और वेनिंग विंग को उसके रूम में छोड़ देते हैं और वो उसे रेस्ट करने का कहकर अपने अपने वर्क पर वापस चले जाते हैं। विंग तो आज ऑफिस गया नहीं था, इसलिए नी मिंजू भी घर पे ही थे और मेंग्याओ भी घर पे ही था। पर वांगजी, वेनिंग और हुसैन वो चारों भी कॉरपोरेशन में चले गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो बॉस है नहीं। बॉस आराम कर रहा है तो वो तो नॉर्मल एम्प्लॉय है, उन्हें तो वर्क करना ही होगा, इसीलिए वो वर्क पर जा चुके थे। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और फाइनली शाम हो चुकी थी। विंग कल रात को जो हुआ उसे याद करने की कोशिश कर रहा था। खासकर वो याद करना चाहता था कि कब उसने वांगजी को कन्फेस किया, क्योंकि उसने इतनी हैवी ड्रिंक कर ली थी कि उसे रात का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। पर वो ये बात सोचकर खुश था कि फाइनली वांगजी को ये पता चल चुका है कि विंग उससे प्यार करता है, और इस बात के लिए विंग को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अब बस वो ये सोच रहा था कि वांगजी उसे एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। वैसे तो वांगजी का ब्लशिंग फेस देखकर विंग समझ चुका था कि वांगजी भी उसे लाइक करता है, पर बात तो प्यार की थी ना, लाइक की नहीं थी। इसीलिए विंग थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा था। ऐसे ही आफ्टरनून हो चुकी थी। मेंग्याओ कुछ देर बाद विंग के लिए कुछ स्नैक्स लेकर उसके रूम में आता है। जैसे ही विंग मेंग्याओ को देखता है, वो थोड़ा एक्साइटेड हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली वो इन लोगों से कुछ भी बात कर सकता था। तो वो मेंग्याओ की तरफ देखता है और उसे अपने पास बिठा लेता है। मेंग्याओ भी जानता था कि विंग कुछ उससे पूछने की कोशिश करना चाहता है, इसलिए वो भी आराम से विंग के पास बैठ जाता है और उसे वो स्नैक्स की ट्रे आगे बढ़ाते हुए कहता है, बोलो क्या बोलना चाहते हो। विंग मेंग्याओ की तरफ देखता है और कहता है, आपको कैसे पता कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मेंग्याओ एक डीप ब्रीथ इनहेल करता है और कहता है, तुम सारे अल्फाज भी बेवकूफ़ होते हो क्या। ये सुनकर विंग कंफ्यूज हो चुका था और वो मेंग्याओ की तरफ देख रहा था। मेंग्याओ विंग की तरफ देखते हुए कहता है, एक्चुअली नी मिंजू को भी जब मुझसे कुछ कहना होता है ना, तो वो मुझे ऐसे ही आइज से देखते हैं, इसीलिए मैं इस एक्सप्रेशन को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। तो अब बोलो क्या बोलना है, कुछ पूछना है या कुछ बोलना है। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और मेंग्याओ को देखते हुए कहता है, एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ। मेंग्याओ कन्फ्यूजिंगली विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या करूँ का क्या मतलब है। विंग मेंग्याओ की तरफ देखते हुए थोड़ा शाइली कहता है, एक्चुअली जैसे भी हो, पर अब वांगजी ये जानता है ना कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मेंग्याओ नोट करता है। विंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। मैं क्या करूँ जिससे वो मुझे आंसर कर दे। मेंग्याओ एक डीप ब्रीथ लेता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तो क्या तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हें वांगजी को प्रपोज कैसे करना है। प्रपोज, ये वर्ड सुन के विंग की आईज शॉकिंग से बड़ी हो चुकी थी और वो मेंग्याओ की तरफ देखते हुए कहता है, प्रपोज क्या मतलब है, मैं वांगजी को प्रपोज क्यों करूँ। ये सुनना था कि मेंग्याओ विंग की तरफ कंफ्यूजिंगली देखते हुए कहता है,
तो अगर तुम वांग जी को प्रपोज करोगे तभी तो वो तुम्हें आंसर देगा ना, ऐसे ही कैसे वो आंसर देगा। विंग मेंग्याओ की तरफ देखते हुए कहता है, पर प्रपोजल की क्या ज़रूरत है, मैंने तो मतलब आप ही लोगों ने कहा ना कि मैंने रात को बोल दिया मैं उससे प्यार करता हूँ, तो उसे तो अब मुझे आंसर करना चाहिए ना, मैं उसे प्रपोज क्यों करूँ। ये सुनकर नी मिंजू जो डोर के बाहर खड़े थे वो अंदर आ जाते हैं और विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो अब तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा ओमेगा तुम्हें प्रपोजल दे। ये सुनना था कि विंग मिंजू की तरफ देखते हुए कहता है, वो भी मुझे प्रपोजल क्यों देगा ग, वो तो सीधा मुझे आंसर देगा ना। नी मिंजू एक डीप ब्रेथ लेते हैं और कहते हैं, विंग चाइना का सबसे रिचेस्ट और क्लेवर बिजनेसमैन ये तक नहीं जानता कि जब तक वो खुद जाकर ओमेगा को प्रपोज नहीं करेगा तब तक ओमेगा उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगा। विंग नी मिंजू की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन मैं उससे कोई सवाल थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, उसे तो मेरी फीलिंग्स पता चल चुकी है ना, तो अब उसे जवाब देना चाहिए ना। तो वो डायरेक्टली आकर मुझे बता दे कि क्या वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, अगर हाँ तो हम दोनों जल्दी से शादी कर लेंगे, और अगर नहीं तो फिर। इतना बोलकर विंग शांत हो जाता है। मेंग्याओ विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम उसे जाकर सीधा बोल पाए थे कि तुम उससे प्यार करते हो, जो अब वो सीधा आकर तुमसे बोलेगा कि तुमने नशे में कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या उससे। मतलब ठीक है, नशे में इंसान सच बोलता है, पर कितना भी हो वो नशा होता है, होश में बोलना इम्पोर्टेंट है। जब तक तुम उसे होश में प्रपोज नहीं करते, अपने पूरे दिल से उसे मनाते नहीं, तब तक वो यस क्यों कहेगा तुम्हें। बस नशे में कही गई किसी बात को वो आंसर क्यों करेगा। ये सुनना था कि विंग को ये सही लगता है। हाँ, वो कौन सा होश में जाकर आज तक वांग जी को ये बता पाया है कि वो वांग जी को लाइक करता है, तो इस बात में पॉइंट था। वो नोट करते हुए कहता है, हाँ ये तो सही कहा आपने, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। नी मिंजू विंग की तरफ देखते हुए कहता है, बेवकूफ़, उसे एक प्रपोजल दो, ग्रैंड प्रपोजल। तुम जैसे चाहे वैसे वांग जी को प्रपोज कर सकते हो और बाद में उसके आंसर का वेट करो। विंग नोट करता है और वो उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन मैं उसे प्रपोज कैसे करूं। ये सुनकर मेंग्याओ विंग की तरफ देखते हैं और डिसबिलीव में अपने हेड को शेक करते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें अब ये भी हमें बताना होगा। विंग मेंग्याओ की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि किसी को कैसे प्रपोज करते हैं, मैंने आज तक किसी को प्रपोज नहीं किया। यह सुनना था कि नी मिंजू विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ हम लोग तो रास्ते में मिले किसी भी इंसान को प्रपोज ही करते फिरते हैं, इसीलिए तो हमसे हजारों लड़के पट जाते हैं। यह सुनना था कि विंग तो नी मिंजू की तरफ देख ही रहे थे पर मेंग्याओ भी देख रहा था, और उन दोनों का भी फेशियल रिएक्शन कुछ ऐसा था जस्ट लाइक रियली। मतलब इस बात में कोई पॉइंट नहीं हुआ, पर ठीक है, जोक के लिए ठीक है, पर ये वर्स्ट जोक था। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और सारी चीज़ों को सोचने लगता है। वो डिसाइड करता है कि हाँ, अगर सबके सामने उसका भांडा फूट ही चुका है तो वो कुछ ऐसा करे कि सबको उसका और वांग जी का रिश्ता एक्सेप्टेबल हो, खासकर खुद वांग जी को। इसीलिए वो सोच लेता है कि उसे वांग जी को एक अच्छा ग्रैंड प्रपोजल देना चाहिए, पर देगा कहाँ, कैसे वो वांग जी को प्रपोज करेगा। अब ये सबसे बड़ा पॉइंट था। खैर, विंग तो अपनी दुनिया में खो चुका था वांग जी को कैसे प्रपोजल देना है इस बारे में सोचते हुए, तो मेंग्याओ और नी मिंजू वहाँ से खिसक जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीत जाता है। फाइनली रात हो चुकी थी, सब वापस आ चुके थे और सब अभी डिनर टेबल पर डिनर कर रहे थे। विंग अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहा था, या यूँ कहा जाए वो खोया हुआ लग रहा था, जैसे वो किसी डीप थॉट में बिजी हो। वो वैसे ही खाना भी खा रहा था, अपने आप को किसी और ही ख्याल में खोए हुए। वो बस
फूड से खेल रहा था और बीच बीच में कुछ बाइट ले रहा था। वही उसका ये बिहेवियर हर कोई नोटिस कर रहा था। वही वांग जी, वो तो इस टेबल पर बैठ ही बहुत मुश्किल से रहा था, क्योंकि टाइम टू टाइम हुसैन और वेनिंग की नज़रें उस पर जा रही थी। एक्चुअली विंग टेबल की हेड के पोजीशन पे बैठता था। वही उसके एक साइड पे नी मिंजू बैठते थे और उसके लेफ्ट साइड पे वांग जी बैठता था। साथ ही वांग जी के साइड में हुसैन और उसके साइड में वेनिंग बैठता था और नी मिंजू के साइड में मेंग्याओ बैठता था। कुछ ऐसी उनकी सिटिंग पोजीशन थी। इसीलिए नी, हुसैन और वेनिंग बार बार वांग जी को टीज कर रहे थे कि दोनों देखो, दोनों कितने साथ में अच्छे लगते हैं। ऐसे वो मुंह से कह तो नहीं रहे थे, पर कुछ इशारे उनके वैसे ही थे। तो वांग जी ब्लश कर रहा था। विंग कुछ देर तक वहाँ वैसे ही खोया हुआ खाना खाता है, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक उसे एक बात हिट होती है और वो तुरंत अपने टेबल से खड़ा हो जाता है। विंग को फिलहाल ये भी होश नहीं था कि उसके पैरों में चोट लगी है। वो सबकी तरफ देखता है और कहता है, मैं अभी आया। इतना बोलकर विंग सीधा ऊपर की तरफ चला जाता है। सबको कंफ्यूज नीचे ऐसे ही छोड़कर विंग सीधा 4th फ्लोर पर जाता है और वो अपने मॉम डैड के रूम के डोर को ओपन करता है। वो सीधा अंदर चला जाता है और वो अंदर देखकर पूरी तरीके से शॉक था, क्योंकि पूरा रूम नीट एंड क्लीन, वेल्ली सेटल्ड था। उससे अच्छी तरीके से याद था कि बीती रात में उसने बहुत बुरी तरीके से इस रूम को मैस कर दिया था, पर आज ये रूम बिल्कुल क्लीन है। विंग सोच रहा था कि उसने तो ग्रैनी वैन को इन्फॉर्म भी नहीं किया, तो ग्रैनी वैन मेंशन आकर ये रूम साफ कर गई। वो तो आज पूरा दिन घर पे ही था, वो तो इस रूम के बारे में भूल ही गया था। तो ग्रैनी वैन मेंशन आई और उससे मिली नहीं। ये बात विंग को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो अभी इस कंफ्यूजन में ही था, तभी उसे पीछे से किसी की सॉफ्ट वॉइस आती है, आई एम सॉरी। ये सुनकर विंग तुरंत पीछे पलटता है। पीछे वांग जी खड़ा था। वांग जी विंग के पास जाता है और उसे सॉफ्टली देखते हुए कहता है, आई नो कि तुमने इस रूम में आने की परमिशन किसी को नहीं दी है, पर वो क्या है ना, मैं सुबह ही इस रूम में आया था और मैंने ही ये रूम बिना तुम्हारी परमिशन के क्लीन किया है। ये सुनकर विंग क्या बोले ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, आई नो कि इस रूम से तुम्हारे बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। मैंने कोशिश की है कि जैसा ये रूम था वैसे ही मैं ठीक रखूं, पर फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। विंग अभी वांग जी की तरफ देख ही रहा था, तभी अचानक उसकी नज़र वांग जी के पैरों की तरफ चली जाती है। विंग वांग जी के पैरों को देखता है और एक बार अपने खुद के पैरों को देखता है। एक्चुअली वांग जी ने इस रूम में एंटर करने से पहले ही अपने शूज को बाहर उतार के रख दिया था, पर विंग वो डेस्परेशन में ये भूल ही चुका था और वो आज फर्स्ट टाइम इस रूम में शूज पहन के आ चुका था। पर वांग जी इतना सब कुछ होने के बाद भी विंग की उस बात को नोटिस कर चुका था और उसने विंग की उस बात के ऊपर विंग की ही तरह रिएक्ट भी किया था। उसने खुद ने भी अपने शूज को बाहर उतार दिया था, जिससे विंग सच में बहुत ज़्यादा ओवर वार्मथ फील कर रहा था। विंग के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ चुकी थी। वो एक डीप ब्रीथ लेता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है। ये रूम मेरे मॉम डैड का है। ये वो रूम है जहाँ मैंने और मेरे डैड ने बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरी क्रिएट की है। ये वो रूम है जिसमें हमेशा ही मेरे डैड मेरे साथ रहते थे। जानते हो, मैं बचपन में अक्सर इस रूम को गंदा कर देता था और मेरे डैड इस रूम को खुद साफ करते थे। तब मैं समझ नहीं पाता था कि मेरे डैड ऐसा क्यों करते हैं। तो एक बार मैंने ऐसे ही उनसे पूछ लिया कि वो क्यों इस रूम को खुद साफ करते हैं, जबकि हमारे घर में तो बहुत सारे सर्वेंट्स हैं। तब मैं छोटा था ना, तो मुझे समझ नहीं थी। पर मेरे डैड ने मुझसे तब कहा था कि इस रूम में उनकी और
मेरी मॉम की बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। मेरे डैड मेरी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो वो नहीं चाहते कि उन मेमोरीज़ को कोई और हर्ट कर दे, इसीलिए वो खुद इस रूम को साफ़ करते हैं। ये बात कहीं ना कहीं मुझे याद थी, इसलिए मेरे डैड के जाने के बाद मैं जब भी इस रूम में आता था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे डैड के साथ साथ मेरी मॉम भी मेरे साथ है। इसलिए मैं इस रूम में किसी को भी आने को अलाउ नहीं करता था। और जानते हो मैं ये शूज़ बाहर क्यों निकालता हूँ? एक्चुअली एक बार मेरे शूज़ बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे और मैं वैसे ही खेलते खेलते गिर गया, तो मैं पूरा ख़राब हो चुका था। मुझे आज भी याद है, मैं मिट्टी में गिरा था, पूरा कीचड़ मेरे बॉडी पर लग गया था और मैं वैसे ही भागते हुए रोते रोते पापा के पास आया था। पापा ने जब मुझे देखा तब मैं पूरा मड से कवर था। पापा ने तब मुझे पहले तो शांत कराया था क्योंकि मैं बहुत हार्डली रो रहा था, और बाद में डैड ने मेरा फर्स्ट एड किया था और मुझे ठीक से क्लीन किया था। पर उस वक्त ये पूरा रूम मैंने ख़राब कर दिया था, तो मेरे डैड को ये रूम क्लीन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तब से ही पता नहीं क्यों, पर इस रूम में मैंने शूज़ पहन के आने को मना कर दिया। मैं उसके बाद कभी भी इस रूम में आता तो अपने शूज़ को बाहर ही उतार देता, क्योंकि मुझे लगता था कि ये रूम अगर फिर से डर्टी हो गया तो मेरे फादर को उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी इस रूम को क्लीन करने के लिए। इसीलिए मैं अपनी फादर की मेहनत को जस्ट बचाना चाहता था, इसीलिए ऐसा करता था। बाद में ये मेरी आदत हो गई और देखो आज भी वो आदत है। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम वो टूटी है। इतना बोलकर विंग अपने ही शूज़ की तरफ देखता है। ये सुनकर वांग जी के फेस पर सॉफ्ट स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो विंग के मुंह से ही उसके पेरेंट्स के बारे में सुन रहा था। विंग जो पूरे रूम में घूम रहा था और साथ ही बाद में वो वांग जी को अपने और अपने मदर फादर के कुछ किस्से बताने लगा था। विंग को बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं था, पर कुछ कुछ मेमोरीज जो उसे याद थी वो मेमोरीज को वो वांग जी के साथ शेयर कर रहा था। वांग जी भी उसे बहुत शांति से सुन रहा था और वो भी विंग के पीछे पीछे घूम रहा था। ऑब्वियसली वो रूम बहुत ज़्यादा बड़ा था और उसमें जितने भी पेंटिंग्स लगे हुए थे, विंग उसे उन पेंटिंग्स की कहानियाँ बता रहा था जो उसने उसके पापा के मुंह से सुनी थी। घूमते घूमते विंग एक बेड साइड ड्रॉवर के पास आ जाता है और वो वहाँ से 2 बॉक्स को बाहर निकालता है। वो दोनों बॉक्स बहुत छोटे छोटे थे। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और वांग जी की तरफ पलट जाता है। विंग उन दोनों बॉक्स को ओपन करता है और वांग जी की तरफ शो करता है। वांग जी उस बॉक्स में देखता है तो वहाँ 2 छोटी छोटी रिंग्स थी। विंग डीप ब्रीथ लेता है और वांग जी की तरफ एक बॉक्स में से रिंग को निकालते हुए कहता है, ये रिंग मेरी मदर की है, जो उनकी वेडिंग रिंग थी। मेरे फादर ने इसी रिंग से मेरी मदर को प्रपोज किया था और बाद में उन दोनों ने शादी की थी। उन दोनों की लव मैरिज थी। मेरे फादर अक्सर मुझे कहा करते थे कि ये रिंग मेरी मदर ने मेरे लिए छोड़ी है और वो ये चाहती है कि मैं अपने फ्यूचर पार्टनर को यही रिंग गिफ्ट करूं। इतना बोलकर विंग नीचे घुटनों पर बैठ जाता है और वो वांग जी को वही रिंग दिखाते हुए कहता है, आई डोंट नो कि सही से प्रपोज करना क्या होता है, पर बस एक बात कहना चाहूँगा। जो तुम्हें देखकर फील होता है ना, वो आज तक किसी को भी देखकर फील नहीं हुआ। जब से फादर की डेथ हुई है ना, तब से बस उन दोनों की ही ख्वाहिश करता था और उन दोनों का ही प्यार चाहता था और हमेशा यही सोचता था कि अगर वो दोनों मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए ना तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पर कुछ दिन पहले जब से तुम्हें देखा है ना, तब से वो थिंकिंग पता नहीं क्यों बदल गई है। अब मैं मदर फादर के उस प्यार के अलावा भी किसी और से प्यार की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में प्यार ये वर्ड ही बहुत हार्ड है, क्योंकि मेरे फादर के बाद किसी ने भी मुझे प्यार दिया ही नहीं। हमेशा हर कोई मेरे पीछे पैसों के लिए ही भागता रहा और वैसे भी मेरी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा लोग भी नहीं थे, तो प्यार कैसा होता है ये मुझे नहीं पता।
पर आज जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना, तो मुझे वही कहानियाँ याद आती हैं जो मेरे पापा मुझे सुनाया करते थे। मेरे फादर हमेशा मुझे उनके और मॉम के किस्से सुनाया करते थे। मुझे बहुत सारे तो याद नहीं हैं, पर कुछ याद है। और जब भी उन बातों को याद करता हूँ ना, तो उसमें पता नहीं क्यों मदर फादर की जगह खुद को और तुम्हें इमेजिन करता हूँ, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं प्रॉपरली नहीं जानता कि प्यार क्या होता है, एग्जैक्टली प्यार क्या है ये मैं नहीं जानता, पर कुछ फील होता है जो बहुत खूबसूरत है। पहले चाहता था कि बस ये ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी और शायद कोई भी मेरी ज़िंदगी में आएगा नहीं, मैं अकेला ही रहूँगा। पर आज जब तुम सब मेरे पास हो, मेरे साथ हो, तो ऐसा लगता है नहीं, आई एम कंप्लीट। मैं भी अब एक कंप्लीट फैमिली चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा भी ख्याल रखे, वो भी पैसे के लिए नहीं बल्कि दिल से मेरे पास रहे, मुझे समझने की कोशिश करे और मैं भी उसे समझने की कोशिश करूँ। कोई हो जिसके लिए मैं भी हंस सकूँ, कोई हो जिसके इमोशंस देखकर मुझे भी रोना आए। मैं भी किसी का प्यार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे चांस देना चाहोगे? देखो, तुम मुझे मना कर सकते हो और ये सोच के तो बिल्कुल यस मत कहना कि मैंने तुम पर कोई एहसान किया है, क्योंकि मैं तुम्हें उस फेवर का रिटर्न नहीं मांग रहा, पर बस मैं अपनी फीलिंग्स को तुम्हें कन्फेस कर रहा हूँ। अगर इसका तुम्हारे पास अभी कोई जवाब नहीं भी है तो इतना ही बोलना था कि विंग नेक्स्ट पल शॉक हो चुका था, क्योंकि विंग ने वांगजी के सामने अपनी 2 उंगलियों में रिंग सिर्फ पकड़ी थी, पर वांगजी ने सीधा अपने रिंग फिंगर को आगे करके उस रिंग को अपने फिंगर में पहन लिया था। विंग ये महसूस करके हद से ज़्यादा हैप्पी हो चुका था और वो वांगजी की सीधा आंखों में देख रहा था। वांगजी जिसकी आंखें हल्की सी टीयरी हो चुकी थी और उसके फेस पर बहुत ब्यूटीफुल स्माइल थी। विंग फर्स्ट टाइम वांगजी की इतनी ब्यूटीफुल स्माइल देख रहा था। वांगजी खुद को कंट्रोल करने के लिए विंग को वो रिंग शो कराते हुए कहता है, ये थोड़ी लूज है मेरे लिए। विंग तुरंत वांगजी की तरफ देखता है और एक स्माइल करते हुए कहता है, डोंट वरी, हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। वांगजी तुरंत नोट करता है और वो विंग ने जो दूसरा बॉक्स नीचे रख दिया था उसे उठाता है और उसमें से रिंग निकालकर विंग की तरफ शो कराते हुए कहता है, तो क्या अब तुम इसे नहीं पहनोगे? यह सुनना था कि विंग तुरंत अपने हाथ को आगे कर देता है और वांगजी भी उसे उसके रिंग फिंगर में वो रिंग डाल देता है। वो दोनों एक दूसरे को हग कर चुके थे और इससे पहले कि वो कुछ और कर पाते, पीछे से बहुत जोर से क्लैपिंग की आवाज आने लगती है। नी मिंजू, मेंग्याओ, वेनिंग और नी हुसैन चारों भी उस रूम में एंटर कर चुके थे। वो उन सब के फेस पर बहुत ब्यूटीफुल स्माइल थी और चारों भी जोर जोर से क्लैपिंग कर रहे थे। नी हुसैन और वेनिंग तो वूटिंग भी करने लगे थे। सच में ये बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट था विंग की लाइफ का। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.